सबका स्वागत है। मैं हूं माधुरी विरदे, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय सांवेर से। आज हम बीकॉम थर्ड ईयर के सब्जेक्ट इनकम टैक्स एंड प्रैक्टिसेस का फर्स्ट यूनिट शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स का मतलब कि हमें ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ने से हम क्या सीखेंगे, हम लर्निंग आउटकम्स में देखेंगे। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम किसे कहते हैं, टैक्स क्या होता है। उसके बाद हम ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे, इसका ऐतिहासिक परिपृष्ठ देखेंगे कि जो हमारा एक्ट है वो कहाँ से शुरू हुआ है और आज जो हम एक्ट हमारे ऊपर लागू है उसका इतिहास क्या रहा है। उसके बाद हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसके अंदर हम बहुत सारी परिभाषाएं देखेंगे कि आय किसे कहते हैं, कृषि आय किसे कहते हैं, पर्सन किसे कहते हैं, करदाता किसे कहते हैं, इस तरीके की परिभाषाएं हम देखेंगे। उसके बाद हम एक समरी देखेंगे, रेफरेंसेस, और फिर इसमें हम एक क्विज भी करेंगे। लर्निंग आउटकम्स, इनकम टैक्स जो लॉ है वो पढ़ने से हमें क्या सीखने को मिलेगा। पहला ये है कि जो भी इनकम टैक्स लॉ पढ़ेगा उससे हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता चलेंगे इनकम टैक्स के। हम बहुत सारी परिभाषाओं से परिचित होंगे इनकम टैक्स की। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से टैक्स लगाया जाता है, किस तरीके से टैक्स को करदाता चुकाता है, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। एक छोटा सा पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। हमारे यहाँ भारत में सबसे पहले इनकम टैक्स या आयकर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले 1816 में जेम्स विलियम सर जो थे, जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे भारत के, उन्होंने इनकम टैक्स लागू किया था। इनकम टैक्स जो है वो प्रत्यक्ष कर है और उसकी पूरी की पूरी प्रबंधन जो है CBDT देखता है। CBDT का मतलब है कंट्रोल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है। अभी हमारे यहाँ जो नियम चलता है वो चलता है आयकर अधिनियम 1961 का। आयकर अधिनियम जो 1961 है वो 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ था। इसके बाद हम पहले परिभाषा देखें। जब हम आयकर अधिनियम पढ़ रहे हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि आयकर क्या होता है, कर क्या होता है। जब हम कर की बात करते हैं तो कर जो है कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है, यानी कि आपके ऊपर ये लागू किया गया है, इसमें आपकी इच्छा के ऊपर नहीं, ये आपको देना ही है सरकार को, उसे हम कर कहते हैं। और आय कर का मतलब है कि जो हमारी आय पे कर किया जाता है उसे हम आयकर कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम देखें कि आय कर निकालने के पहले हमें अपनी आय की गणना करनी पड़ती है। आय कर जो है वो हमारे जो निर्धारित वर्ष है उसके पिछले साल के लिए लगाया जाता है और आय कर जो है वो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। ये हम आयकर का ऐतिहासिक परिपृष्ठ देखते हैं। सबसे पहले 1860 में आयकर लगाया गया। तो आयकर क्यों लगाया गया? जब 1857 की क्रांति हुई तब ब्रिटिश के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। उनकी जो वित्तीय व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसलिए उन्होंने 1860 में आयकर लगाया। उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस करके आयकर में 1846 में इसमें इन्होंने जो उनका अधिनियम था उसमें और अनुसूचियाँ जोड़ी। आयकर का जो अधिनियम 1860 में बना था उसको बाद में 1922 ने रिप्लेस किया। उसके बाद 1922 से लेके 1961 तक 1922 का ही अधिनियम चलता रहा, जिसे इनकम इंडियन टैक्स कहा गया था। बाद में जब 1961 में भारत जब हमारा आज़ाद हो गया था उसके बाद उन्होंने 1961 में 1922 के अधिनियम को हटाया और उससे इंडियन नाम हटा के सिर्फ इसे इनकम टैक्स एक्ट रखा गया जो 1961 में बना था और 1 अप्रैल 1962 में लागू हुआ था पूरे देश में। पूरे देश का मतलब है कि जम्मू कश्मीर को मिलाकर भी, क्योंकि इसके पहले के जो अधिनियम थे वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किए गए थे। और 1962 से लेके आज तक हम वही अधिनियम के अनुसार हमारा कर देते हैं। अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम इस पूरी लेक्चर में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। आयकर के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, आधारभूत जो इसकी परिभाषाएं हैं, आधारभूत जो इसके तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले है इनकम यानी कि आय है हमारी, एग्रीकल्चर इनकम यानी कि कृषि आय, कैजुअल इनकम या आकस्मिक आय बोलते हैं इसको, प्रीवियस ईयर
यानी कि पूर्व जो वर्ष है वो असेसमेंट ईयर, मतलब वो असेसमेंट जिसमें मूल्यांकन हो रहा है वो ईयर। ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि आपकी कुल आय कितनी है, और एग्जेम्प्टेड आय कितनी है, हमारा करदाता कौन होता है, व्यक्ति कौन होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे अब इसमें पढ़ेंगे। जब हम इनकम की बात कर रहे हैं या इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं और इनकम अधिनियम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि कर लगाने का हक किसने दिया है। तो हम जब संविधान की बात करेंगे, जब कि संवैधानिक शक्तियाँ किसके पास है कर लगाने की, तो यहाँ पे हम 3 अनुच्छेद की बात करेंगे हमारे भारतीय संविधान के 265, 245 और 246। ये हमारे 3 अधिनियम हैं जो हमारे भारतीय संविधान से हैं। हमारी सरकार को कर लगाने का जो शक्तियां हैं वो हमें इन 3 अधिनियम से ही मिली है। पहला अधिनियम ये है 245, जो ये कहता है, इन्होंने सब्जेक्ट जो है, विषय जो हैं उसमें डिवाइड किया गया है, शक्तियाँ जो हैं वो उनका बंटवारा किया गया है कि केंद्र और राज्य की क्या क्या शक्तियाँ रहेंगी। जो 246 है, अनुच्छेद 246 है, ये सरकार को हक देता है कि सरकार कोई भी नियम बना सकती है, कोई भी लॉ बना सकती है। और 265 ये कहता है कि आप कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्था किसी भी तरीके का कर जब तक नहीं ले सकती जब तक उसके लिए कोई अधिनियम ना बना हो। तो 265 ये कहती है कि अगर कोई ऐसा कर लागू किया जाता है जिसके लिए कोई अधिनियम ना बना हो तो वो कर जो है वो अवैधानिक होगा। इसलिए हमारे पास ये 3 अधिनियम हैं जो भारत सरकार को हक देते हैं कि वो कर के लिए अधिनियम बना सकती है और उस अधिनियम के तहत कर लागू कर सकती है। अब हम इनकम की बात करें या आय की बात करें, तो जब हम इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं या हमारा आयकर अधिनियम की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें ये पता है कि इनकम या आय क्या होती है। तो जब हम अधिनियम की बात करते हैं तो अधिनियम में आय की परिभाषा नहीं दी गई है, बस उन्होंने कुछ चीज़ें दी गई हैं, या हम ये बोलें कि कुछ वस्तुओं को इंगित किया गया है कि इसे हम आय के रूप में मान सकते हैं, जो कि हमारे सेक्शन 224 यानी कि धारा 224 में दी हुई है। जैसे अगर हमें किसी चीज़ से प्रॉफिट हो रहा है या हमें किसी चीज़ से लाभ हो रहा है तो उसे हम अपनी आय में मानेंगे। अगर हमें डिविडेंड मिल रहा है, लाभांश मिल रहा है, यानी कि हमने अगर किसी संस्था के, किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं और उससे हमें वो डिविडेंड पे कर रहे हैं, लाभांश दे रहे हैं, तो वो हमारी आय होगी। उसके बाद अगर धार्मिक उद्देश्यों से कोई संस्था हमने खोली है, उसमें जो हमारी आय हो रही है उसको इनकम मानी जाएगी। हमने कोई रिसर्च सेंटर अगर खोला है, उससे अगर हमें आय हो रही है तो उससे हमारी इनकम में माना जाएगा। कोई खेल खेलने के लिए या इसको स्पोर्ट एसोसिएशन बनाया है, धार्मिक उद्देश्य से हमने कोई ट्रस्ट या संस्था बनाई है, अगर कोई विश्वविद्यालय है, कोई शैक्षणिक संस्था है, अस्पताल है। उसके बाद अगर हम ये देखें कि कर्मचारियों को उनके काम करने के बदले में जो मिलता है उसे हम अपनी इनकम मानेंगे। इसके अलावा अगर वो और भी कोई अपने संस्था के प्रति कोई कर्तव्य कर रहे हैं और उसमें उन्हें कुछ आय हो रही है तो उसे हम इनकम में इंक्लूड करेंगे। यूनिट ट्रस्ट जो होते हैं, अगर उनके कारण आय मिल रही है तो हम उसे अपनी आय में मानेंगे। म्यूचुअल फंड्स हुआ, शेयर बाज़ार हुआ, उसकी खरीद बेचने पे हमें अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं तो उसे हम आय मानेंगे। मार्केटिंग या विपणन संघ में अगर कुछ वो लोग पैसे कमा रहे हैं तो उसे आय माना जाएगा। इसी तरीके से जीवन यापन करने के लिए जो हमारी कॉस्ट लग रही है या जो हमारी लागत लग रही है, उसके लिए अगर हमें कोई भत्ता मिलता है जिसे हम महंगाई भत्ता बोलते हैं, तो उसे हम अपनी आय बोलेंगे। किसी भी तरीके का निवेश हम कर रहे हैं किसी भी तरीके की कंपनी में, उससे हमें लाभ मिल रहा है, उसे हम आय बोलेंगे। और अगर किसी व्यक्ति को उसकी कंपनी से या उसके किसी रिश्तेदार से कुछ पैसे मिल रहे हैं तो उसे भी हम आय बोलेंगे। इस तरह से आय की प्रॉपर डेफिनेशन या प्रॉपर व्याख्या ना करते हुए इस सेक्शन में किन किन चीज़ों को आय माना जा सकता है वो इंगित किया गया है। अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, वेतन मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, इन सब चीज़ों को हम आय मानेंगे।
लॉटरी है, आपने क्रॉसवर्ड में या किसी गेम खेलने पर उसमें से प्राइज मनी मिली है, उन सबको आय माना जाएगा। अगर कर्मचारी को अंशदान दे रही है उनकी कंपनियां, उसे आय माना जाएगा। अगर आपने कोई ज़मीन बेची है उसमें प्रॉफिट हो रहा है, आपको कोई सब्सिडी मिल रही है, या आपको आपके रिलेटिव से, जो आप नॉन रिलेटिव से, जो मतलब कि आपके रिश्तेदार नहीं हैं, वो आपको 50,000 से ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, तो उसे आय माना जाएगा। बोनस रिसीव हो रहा है, पॉलिसी में आपको पॉलिसी के तहत आपको राशि प्राप्त हो रही है, बैंक से जो आपको ब्याज मिल रहा है, गैम्बलिंग करने पे या कोई भी सट्टा लगाने पे अगर कुछ भी आपको कैजुअल इनकम या आकस्मिक आय हो रही है, तो उसे भी इस आय में माना जाएगा। ये हमारी आय की वो वस्तुएं इंगित है जिसे हम अपनी आय मानेंगे और अपनी इनकम में इसको इंक्लूड किया जाएगा। अब दूसरी बात आती है एग्रीकल्चर इनकम की या कृषि आय की। तो हम ये बोलें कि कृषि हमारी जो आय है वो हमने देखा कि हम किन किन चीज़ों को अपनी आय मानेंगे, पर कृषि आय को इनकम टैक्स में आय नहीं माना जाता है, क्योंकि जो कृषि आय है वो स्टेट का मैटर होता है, मतलब राज्य सरकार की विषयों की सूची में होता है, इसलिए केंद्र सरकार उसको आय नहीं मानती है। अब कृषि आय क्या होती है वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत कृषि आय पर कर नहीं लगाया जाता, क्योंकि वो राज्य का विषय है, तो इसमें सिर्फ राज्य सरकार ही प्राप्त कर सकती है अगर उसे इस पे कर चाहिए तो। इसलिए उसको इस अधिनियम के तहत, यानी कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत उसको छूट मिली हुई है। कृषि को विस्तृत रूप से हम इस तरीके से कर सकते हैं कि कृषि आय या एग्रीकल्चर लैंड किसको बोलेंगे, तो हम यहाँ पे हमने उसको 3 चीज़ों में डिवाइड किया है। पहला, किराया या राजस्व भूमि से प्राप्त होता है, मतलब कि आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है या जो कृषि भूमि है उससे आपको अगर कोई किराया प्राप्त हो रहा है या राजस्व प्राप्त हो रहा है तो हम उसको कृषि आय में माना जाएगा। दूसरा, आपकी जो वो भूमि है वो हमारे भारत में होनी चाहिए, तो उसको कृषि आय माना जाएगा। और जो आपकी जो कृषि भूमि है जिसपे उसको हम कृषि आय मान रहे, वो भूमि कृषि के लिए यूज होनी चाहिए, तो उससे जो आय आएगी हम उसे कृषि आय मानेंगे। ये देखिए, अब हम देखते हैं कृषि आय के प्रकार। सबसे पहला क्या है कि लैंड जो है, कोई भी हमारी जो ज़मीन है उससे हमें अगर कोई रेंट मिल रहा है, उसे किराए पे दिया गया, उस पर जो रेंट मिल रहा है उसे हम मानेंगे कि वो हमारी कृषि आय है। इनकम ड्राइव फ्रॉम एग्रीकल्चर, यानी कि हमने जो वहाँ पे अनाज बोया है या जो भी खेती बोई है उसे बेचने पे जो हमें आय हो रही, उसे हम कृषि आय मानेंगे। अगर किसी भी प्रोडक्ट को या जो भी प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं एग्रीकल्चर में, उसे बेचने पे जो आय होती है उसे आय माना जाता है। फार्म हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, एग्रीकल्चर लैंड में अगर उसे आप रेंट पे दे रहे हैं या उसे बेच रहे हैं, उससे जो आय होगी उसे कृषि आय माना जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो तीसरा टॉपिक है इसके बेसिक कंसेप्ट में, वो आगे आता है कैजुअल इनकम या आकस्मिक आय। अब कैजुअल इनकम या आकस्मिक आय नाम से ही पता चल रहा है। कैजुअल मतलब कि जिसका कोई पता नहीं है हमें कि कब क्या कोई चीज़ हो जाए, वही इसका मतलब है। आकस्मिक मतलब कि अचानक आ गई है, हमें उसके बारे में पहले से पता नहीं था, वो प्री डिफाइंड नहीं थी, हमें उसके आने का अंदाज़ा नहीं था। तो इसी तरह आय में ऐसी आय जो कि पहले से डिफाइंडेड नहीं है, जो कि पहले से आपको पता नहीं है और अचानक से आ गई है, तो उसे आकस्मिक आय कहते हैं। ठीक है, आकस्मिक आय के नेचर में हम ये बोलें या उसकी प्रकृति क्या होती है कि जो करदाता होता है या तो उसके पास गलती से आ गई है या बिना किसी पूर्वानुमान के आ गई है, उसे हम आकस्मिक आय बोलेंगे। आकस्मिक आय जो होती है वो नॉन रिकरिंग होती। नॉन रिकरिंग मतलब वो बार बार नहीं मिलती। जैसे हम अगर इनकम की बात करते तो इनकम है, अगर कोई व्यक्ति है वो कहीं पे नौकरी कर रहा है तो उसे इनकम जो है हर महीने मिलेगी। कोई मज़दूर है, अगर वो कहीं काम कर रहा है तो उसे मजदूरी हर हफ्ते या हर दिन मिलेगी, यानी कि इसकी आवृत्ति जो है वो पुनरावृत्ति की तरह काम करता है कि बार बार आती है। परंतु जो आकस्मिक आय है वो उसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है, वो नॉन रिकरिंग होती है कि हो सकता है एक बार आए, इसलिए उसको आकस्मिक आय कहते हैं। जैसे कि आपने बैटिंग लगाई है या लॉटरी में कुछ जीत गया है, हॉर्स राइडिंग जो होती है उस पर लगाया है, कार्ड्स कोई खेल रहा है ताश, उसमें कोई जीत गया है, किसी तरीके का पजल्स हुआ है या किसी तरीके की गेम में इनाम जीता है, तो उसे आकस्मिक आय कहते हैं।
आकस्मिक आय का उसको हम, अगर हमारी आकस्मिक आय जो है वो अगर 10,000 तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, उसमें हमें कोई कर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 10,000 का है उस पर कोई TDS नहीं देना है। बट अगर 10,000 से ज़्यादा है तो उस पर टैक्स लगता है, उस पर हमें कर देना है। अगर आकस्मिक आय हमारी है तो आकस्मिक आय जो है वो 30% की दर से उसमें कटौती होगी टैक्स की। और अगर आकस्मिक आय प्राप्त करने के लिए कोई हमने एक्स्ट्रा खर्चा किया है या हमने कोई व्यय किया है तो वो व्यय है आप आकस्मिक आय में से माइनस नहीं कर सकते हो, आप उसको उसमें से हटा नहीं सकते हो, आपको पूरी आकस्मिक आय पे ही कर देना होगा। किसी भी जो आकस्मिक आय है उसमें अगर हमें कोई हानि हो गई है तो उसकी कटौती, उसको हम कटौती नहीं करेंगे या उसको समायोजित नहीं कर सकते हैं। आपकी जो आकस्मिक आय है अगर उसमें आपको किसी भी तरीके की हानि हुई है तो आपको उसमें से माइनस नहीं करना है, आपको पूरी आय पे टैक्स देना पड़ेगा। आकस्मिक आय में हम जो व्यक्ति हैं उनको अगर जन्मदिन पे कोई उपहार मिल रहा है या शादी में कोई उपहार मिल रहा है उनके परिवार से, तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे। जैसे कि अगर उदाहरण के लिए पति पत्नी को उपहार देता है या पिता अपने बेटे को उपहार देता है, यहाँ कोई एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को उपहार देता है, तो उसे हम आकस्मिक आय या कैजुअल इनकम नहीं मानेंगे। अब अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे हम संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है कि इनकम टैक्स एक्ट जो है यानी कि आयकर अधिनियम 1961 है वो कब से लागू हुआ है? तो इसका जवाब क्या होगा? 1 अप्रैल 1962 से। जो हमारा आयकर अधिनियम 1961 है उसने कौन से अधिनियम को रिप्लेस किया, यानी कि वो कौन से अधिनियम के तहत आया था? इनकम टैक्स एक्ट 1886, इनकम टैक्स एक्ट 1918, इनकम टैक्स एक्ट 1922 और इनकम टैक्स एक्ट 1816। तो इसका सही जवाब है इनकम टैक्स एक्ट 1922। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज़ अर्न, मतलब कि हम उस वर्ष को क्या कहेंगे जिसके अंदर हम आय की गणना करते हैं? असेसमेंट ईयर, कैलेंडर ईयर, प्रीवियस ईयर और टैक्स ईयर। तो इसे हम कहते हैं प्रीवियस ईयर यानी कि पूर्व वर्ष। विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स डिफाइन इनकम, यानी कि कौन सा अनुच्छेद जो इनकम टैक्स का है वो आय को परिभाषित करता है? सेक्शन 2(1)(a), सेक्शन 10, सेक्शन 5, सेक्शन 2(24). सेक्शन 2(24) जो है हमने जैसे कि पढ़ा कि उसमें आय की परिभाषा साफ स्पष्ट तौर पे नहीं दी गई है, पर उन्होंने बहुत सारी वस्तुओं को इंगित किया है जिसे हम आय मान सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ परिभाषाएं, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, इस तरीके की परिभाषाओं के ऊपर अब हम बात करेंगे। प्रीवियस ईयर या पूर्व वर्ष, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है पूर्व मतलब पहले का, यानी कि प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है जब हम आयकर की दृष्टि से देखते हैं? प्रीवियस ईयर का मतलब या पूर्व वर्ष का मतलब ये है कि जिस वर्ष में हमने आय अर्जित की है, जिस वर्ष में हमें आय मिली है, जिस वर्ष की आय पे कर लगने वाला है, उसे हम प्रीवियस ईयर या पूर्व वर्ष कहते हैं। अब हमारे यहाँ पे दो वर्ष होते हैं, एक होता है प्रीवियस ईयर यानी कि पूर्व वर्ष और एक होता है असेसमेंट ईयर यानी कि मूल्यांकन वर्ष। अब हम पहले प्रीवियस ईयर की बात करते हैं। अगर हम सरल शब्दों में कहा जाए तो जिस वर्ष में आय प्राप्त हुई है, अर्जित हुई है, और जिस वर्ष की आय पे हमें कर निर्धारण करना है उसे हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। जब हम प्रीवियस ईयर की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा ईयर है या जो वर्ष है 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक जाता है। उदाहरण के तौर पे कि अभी जो हमारा वर्ष चल रहा है, अभी हमारा 2024 और 25 चल रहा है, इसे हम हमारा असेसमेंट ईयर या मूल्यांकन वर्ष कहेंगे। और इस वर्ष में हम कर किस वर्ष की आय पे देंगे? हम इस वर्ष में कर जो आय पे देंगे वो देंगे हमारा 2023-24 पे। ठीक है, मतलब कि जब हम मार्च में
जो मार्च के बाद, मार्च में जब हम टैक्स भरेंगे तो हम कौन से ईयर के लिए टैक्स भरेंगे? 2023-24 में 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक का हम टैक्स भरेंगे। ये हमारा प्रीवियस ईयर या पूर्व वर्ष रहेगा, और इस वर्ष के लिए असेसमेंट ईयर या मूल्यांकन वर्ष जो रहेगा वो 24-25 रहेगा। अब एक बात और है कि जो प्रीवियस ईयर है, ज़रूरी नहीं है कि हम उसको 1 अप्रैल से ही शुरू करें। ये हो सकता है कि जो प्रीवियस ईयर है, हमने जो बिज़नेस है वो 1 अप्रैल से शुरू ना करके 1 अक्टूबर से शुरू किया या नवंबर में शुरू किया है, तो हम 1 नवंबर से उसको अपना प्रीवियस ईयर मान सकते हैं। ये देखिए, जो प्रीवियस ईयर है वो मैक्सिमम या अधिकतम 12 महीनों का होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, पर उससे कम हो सकता है। या हम ये कहें कि प्रीवियस ईयर जो है या हमारा जो पिछला वर्ष है, समाप्त हमारा वो 31 मार्च में ही होगा, पर वो शुरू नहीं है कि ज़रूरी वो अप्रैल से शुरू हो। अगर आपका बिजनेस या आपकी सैलरी कहीं बीच में कहीं से शुरू हुई है, किसी और माह से शुरू हुई है, तो हम उसमें ले सकते हैं। हम मूल्यांकन वर्ष की बात करें या असेसमेंट ईयर की बात करें, तो हमारा मूल्यांकन वर्ष या असेसमेंट ईयर जो है वो अधिनियम के सेक्शन 29 में दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जिस वर्ष में हमने आय ली है या हम जिस वर्ष की आय पे टैक्स लगा रहे हैं, उसका अगला साल, उसको हम बोलते हैं हमारा मूल्यांकन वर्ष या असेसमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अभी हम देखें कि अभी हमारा जो असेसमेंट ईयर 2023-24 अगर चल रहा होगा, जिसका मतलब ये है कि अप्रैल 1-23 से लेके 31 मार्च 2024 तक ये हमारा असेसमेंट ईयर होगा। और इस ईयर के लिए हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो क्या होगा? इस ईयर के लिए हमारा प्रीवियस ईयर जो है वो 22-23 होगा। हमारा असेसमेंट जो वर्ष है या मूल्यांकन वर्ष जो है वो हमारा 12 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता है और 12 महीने से कम का भी नहीं हो सकता है। हम असेसमेंट ईयर को पूरा एक ईयर ही मानेंगे, जो हमारा 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक होगा। अब हम बात करते हैं टोटल इनकम एंड ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि पूर्ण कुल आय और कुल सकल आय की बात करते हैं। जब हम आय की बात करते हैं, हमने देखा कि जो इनकम या आय की जो परिभाषा हमारे अधिनियम में दी हुई है, उसमें काफ़ी सारी आयों को इन्होंने इंगित किया है कि हम इन सबको आय के जब हम आय की गणना करेंगे तो इन सबका योग होगा। उन सबका योग जो होता है वो हमारी कुल आय होती है, यानी कि टोटल आय होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें कि कोई व्यक्ति है, वो एक नौकरी कर रहा है, उसे वहाँ से जो वेतन मिल रहा है वो भी हमारी आय में ऐड होगा, और साथ में अगर उसने अपना घर कहीं पे किराए से दिया है तो वो भी उसकी आय में हम गणना करेंगे। उसके साथ साथ अगर उसको ब्याज मिल रहा है बैंक से तो वो भी उस आय में आएगा। इस तरीके से हमारे जितने भी आय के मद होते हैं जो हमारे इस अधिनियम में दिए गए हैं, केवल कृषि आय को छोड़ के जितनी भी हमारी आय हो रही हैं, उन सबको जब हम योग करेंगे तो वो हमारी टोटल आय या कुल आय होगी। ये उस ईयर के लिए, यानी कि उस जो हम अपना प्रीवियस ईयर जो बोल रहे हैं या जो हमारा पूर्व वर्ष बोल रहे हैं, उस वर्ष में हमने जितनी भी आय हमने अर्जित की है, उन सबको जब हम योग करेंगे तो उसे हम कुल आय कहेंगे। जब हम कुल ग्रॉस टोटल इनकम, ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम होगी, कुल सकल आय होगी। जब टोटल इनकम की बात करते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि टैक्सेबल इनकम की बात करते हैं, उसे हम जब इसके अंदर हमारे जितने भी डिडक्शन होते हैं उनको जब हम इसमें से घटा देते हैं तो हमारी टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम होती है। जैसे कि अगर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमारी गवर्नमेंट देती है हर साल, उसे हमने घटा दिया। जो टैक्स आप पहले से पे कर चुके हैं आप उसे हटा देते हैं। इसमें हमारे बहुत सारे अधिनियम हैं, जैसे 80C है, 80D है, उसके अंदर आपने जो जो खर्चे किए हैं आप उसको इसमें से हटा देने के बाद जो आपकी आय बनती है वो हमारी टैक्सेबल इनकम हो जाती है, यानी कि कर योग्य आय हो जाती है, जिसे हम टोटल इनकम भी कहते हैं। ये देखिए 80C और 80U, 80C और U के डिडक्शन जो है जब हम माइनस कर देते हैं, अगर हमने कोई LIC का प्रीमियम लिया है उसे हम हटा देते हैं। कंट्रीब्यूशन किया है हमने NPS में, हमारे चिकित्सा में अगर कोई व्यय हुए हैं
उन सबको हटा देंगे। अगर हमने कहीं पे इंटरेस्ट पे दिया है, अगर आपने लोन लिया है उस पे जो इंटरेस्ट दिया है, उन सबको हटा देंगे। तो जो हम उन सबको हटाने के बाद जो हमारी आय आएगी उसे हम हमारी टोटल इनकम बोलेंगे या कुल आय बोलेंगे। और उसके पहले जो हमारी आय है, जो हमने घटाने से पहले जो हमारी आय है, उसे हम ग्रॉस टोटल इनकम बोलेंगे या सकल कुल आय बोलेंगे। इसे हम शुद्ध आय भी बोलते हैं। हमारी जो टोटल इनकम है उसे शुद्ध आय भी बोलते हैं या कर योग आय भी बोलते हैं। इसके बाद हम अगली परिभाषा पे आते हैं, पर्सन यानी कि व्यक्ति। जब हम आय की बात कर रहे हैं या हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं तो वो देगा कौन? प्रश्न उठता है कि वो किसके ऊपर लागू होती है। तो सबसे पहले हम व्यक्ति की बात करें या पर्सन की बात करें तो हमारे अधिनियम में अनुच्छेद 231 में यानी कि सेक्शन 231 में पर्सन को या व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। यहाँ पे हमने 7 तरीके के लोगों को परिभाषित किया है हमारे एक्ट में। इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति जो हमारा, जैसे कि उदाहरण के तौर पे रमेश, हरी, सीता। उसके बाद है HUF या अनडिवाइडेड फैमिली। HUF या अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है? जो हमारे बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं उन्हें हम HUF कहते हैं। तो उनके जो बैंक अकाउंट्स होते हैं या उनके पैन कार्ड होते हैं वो भी HUF के नाम से होते हैं। अगर उन्होंने अपने को HUF डिक्लेयर किया है तो उन्हें भी हम एक पर्सन मानेंगे। एक कंपनी, कोई भी कंपनी हो, कोई भी फर्म हो, इन्हें हम आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। कोई भी एसोसिएशन है लोगों की, कोई भी बॉडी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इन्हें हम पर्सन मानते हैं। लोकल अथॉरिटीज़ है जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, बोर्ड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, उन्हें हम पर्सन मानते हैं। और कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो इस कैटेगरी में आता है उसे हम पर्सन या व्यक्ति मानेंगे। ये तो हमारे हो गए पर्सन। पर क्या हर पर्सन जो है वो करदाता है? नहीं। यहाँ पे हमारा प्रश्न आता है तो करदाता कौन है? पहली एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि हर करदाता एक पर्सन है, यानी कि एवरी एसएससी इज़ अ पर्सन बट नॉट एवरी पर्सन इज़ अ एसएससी। मतलब कि हर जो हमारा व्यक्ति है वो करदाता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर हर एक करदाता एक व्यक्ति है, ये इस अधिनियम के अनुसार। जब हम करदाता की बात करते हैं तो इस अधिनियम के अनुसार अनुच्छेद 2.7 में यानी कि सेक्शन 2.7 में करदाता की परिभाषा दी हुई है। अगर हम यहाँ पे बात करें करदाता का मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो कर देगा या उसके ऊपर कर लागू होता है, तो वो कौन कौन होते हैं? एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom प्रोसीडिंग हैज़ बीन स्टार्टेड असेसमेंट ऑफ हिज इनकम। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो इस एक्ट के तहत उसके ऊपर किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग हो रही है या उस पर किसी भी तरीके के कर लागू हो रहे हैं उसे हम करदाता बोलेंगे। एवरी पर्सन हु इज असेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम इन एनी अदर पर्सन। कोई भी पर्सन अगर वो किसी और के लिए भी आय कर रहा है तो उसे भी हम एसएससी कहेंगे। कोई भी पर्सन जिसका रिफंड ड्यू है, यानी कि उसको जो वापस कर, जब हम ज़्यादा कर देते हैं तो जो कर वापस होता है अगर वो उसका ड्यू है तो वो भी एक करदाता कहलाएगा। कोई भी पर्सन जो इस एक्ट के अंदर करदाता है उसे करदाता कहेंगे। कोई भी पर्सन किसी भी प्रोविज़न के अंदर अगर डिफ़ॉल्टर होता है, डिफ़ॉल्टर यानी कि उसने किसी भी तरीके की गलती की है या उस पर किसी भी तरीके का कर जो है वो पेंडिंग है, उसे वो कर देना है, तो उसे हम करदाता कहेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हमने डिफ़ॉल्टर की बात की, डिफ़ॉल्टर की बात मतलब कि जिसने कोई चूक कर दी है कर देने में, तो ऐसे कैसे हम बताएंगे कि वो पर्सन हमारा डिफ़ॉल्टर है या नहीं, या हमारा जो करदाता है वो डिफ़ॉल्टर है या नहीं। तो इसमें हमें तीन तरीके से बात करेंगे कि हु इज़ लाइबल टू डिडक्ट टैक्स एंड सोर्स बट डज नॉट डू दैट। मतलब ऐसा करदाता जिसको TDS जो है, टैक्स डिडक्शन एक सोर्स, मतलब कि जहाँ पे स्रोत है वहीं पे आपको कर देना है, मतलब आपकी आय का जो स्रोत है वहीं पे आपको कर देना है। अगर आपने वहाँ पे आपको कर देना चाहिए था पर आपने नहीं दिया है। हु डिडक्टेड द टैक्स बट डज नॉट पे टू द गवर्नमेंट। मतलब आपने टैक्स वहाँ पर टैक्स की कटौती वहाँ करवाई है जहाँ पे स्रोत है, वहाँ पे टैक्स की कटौती करी है, पर वो जो टैक्स का पैसा है गवर्नमेंट तक नहीं पहुँचा है, सरकार तक नहीं पहुँचा है, तो उसे हम चूक करता है या डिफ़ॉल्टर बोलेंगे। हु फॉल्स टू पे इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस इनकम टैक्स इन टाइम। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे जो टैक्स है या टैक्स की
इंस्टॉलमेंट है वो पे करनी चाहिए थी, पर वो उस टाइम पे नहीं कर पाया, उस टाइम पे वो अपना कर जो है वो नहीं दे पाया, तो उसे हम डिफ़ॉल्टर बोलेंगे या चूककर्ता, करदाता कहेंगे। आगे टॉपिक पे आते हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम यानी कि छूट प्राप्त आय। जब हम इनकम की बात कर रहे हैं, आय की बात कर रहे हैं, वो हमने सबसे शुरुआत में ही देखा कि आय क्या क्या होती है, हम किन किन वस्तुओं को आय में इंगित कर सकते हैं। पर यहाँ पर ऐसी बहुत सारी भी चीज़ें हैं जिन्हें हम आय में नहीं मानते, और अगर वो हमारे पास हैं तो हमें अपनी कुल आय में उसका योग नहीं करना है, उसे हम बोलते हैं एग्जेम्प्टेड इनकम। या हम ये कहें कि ऐसी आय जिस पे हमें कर नहीं देना है उसे हम एग्जेम्प्टेड इनकम या छूट प्राप्त आय कहते हैं। ये जो आय हैं वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है पूर्णतः छूट प्राप्त यानी कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड, दूसरी होती है आंशिक रूप से छूट वाली यानी कि पार्शली एग्जेम्प्टेड, और तीसरी होती है कि जो कुछ संस्थाएं हैं या जो प्राधिकरण हैं उन्हें आय की कुछ शर्तों के तहत छूट दी गई हुई है। तो इस तरीके की 3 तरीके से हम एग्जेम्प्टेड इनकम को बांट सकते हैं। अगर हम फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम की बात करें तो ऐसी आय जिन पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा, उनका पूरा का पूरा जो मूल्य है पूरा का पूरा पे छूट मिली है आपको, उसे फुल्ली एग्जेम्प्टेड आय कहते हैं। अगर हम पार्शली की बात करें या आंशिक रूप से छूट वाली आय की बात करें तो ऐसी कुछ आय होती हैं जिनमें कुछ परसेंट तक, कुछ प्रतिशत तक तो उन आय पे छूट होती है, पर उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ता है, उसे हम आंशिक रूप से छूट वाली आय बोलते हैं या पार्शली एग्जेम्प्टेड आय बोलते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन सी आय जो है जिन पे हमें आय कर नहीं देना है। तो सबसे पहले है हमारा एग्रीकल्चर इनकम यानी कि कृषि आय, जो हम सबसे पहले ही पढ़ चुके हैं। ये क्यों एग्जेम्प्टेड है? क्योंकि ये स्टेट का मैटर है, यानी कि राज्य सरकार का विषय होता है ये, और इस पे टैक्स लेना है या नहीं लेना है, कितना टैक्स लेना है, राज्य सरकार देखती है, ना कि केंद्र सरकार देखती है। और हमारा ये जो अधिनियम है वो केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है, इसलिए इस अधिनियम के तहत कृषि आय नहीं आती है। इस अधिनियम के तहत कृषि आय जो है वो एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म से अगर हमें कोई लाभ मिला है तो वो कुछ हद तक एग्जेम्प्टेड है। जो सिक्योरिटीज़ होती, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं उन पे, यानी कि जो हमारी प्रतिभूतियाँ होती हैं जो सरकार देती है, उस पे जो ब्याज आता है उस पे आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ लाभांश अगर हैं तो उस पे डिविडेंड जो है उन पे नहीं होता है। अगर हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जो कि चैरिटी के लिए काम कर रहे हैं, उन पे हमें टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपने कुछ भी फंड चैरिटी में दिया है, किसी ट्रस्ट में दिया है, तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपने अगर कोई भी फंड किसी पॉलिटिकल पार्टी में दिया है तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जिन्हें हम ELSS भी कहते हैं या टैक्स बेनिफिट म्यूचुअल फंड्स कहते हैं, उन पर भी आपका जो आयकर की छूट मिलती है। आपका अगर सेविंग डिपॉजिट में जो फंड होता है उसमें भी आय पे छूट मिलती है। छात्रवृत्ति पे आपको कोई कर नहीं देना होता है। कोई किसी भी तरीके का पुरस्कार मिला है तो आपको उसमें कर नहीं देना पड़ता है। जो हमारे फॉरेन डेलीगेट्स होते हैं या हमारे फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, जो विदेशी उनकी आय होती है, उन्हें अपनी आय पे टैक्स नहीं देना होता है। ये कुछ उदाहरण हैं जहाँ पे हमें आय की छूट होती है। इस तरीके से हमारा जो अधिनियम है इसमें काफ़ी सारी आय की लिस्ट या सूची दी हुई है जिसमें हमें आय की छूट मिलती है। अब हम एक थोड़ा सा वापस से रिकैप देखते हैं हमने जो अभी तक पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इनकम क्या होती है, उसके बाद हमने ये देखा है कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है या टोटल इनकम क्या होती है, टोटल ग्रॉस इनकम क्या होती है, ये हमने पढ़ा। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में डिफरेंस पढ़ा। हमने ये देखा कि प्रीवियस ईयर जो है वो 1 वर्ष से कम का हो सकता है, बट असेसमेंट ईयर 1 वर्ष से कम का नहीं होगा, ये हमने देखा। हमने ये देखा कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में क्या संबंध है। हमने ये देखा कि इनकम जो है वो कौन कौन सी वस्तुओं से जो हमारी आय हैं उससे हम इनकम कहेंगे। टैक्सेबल इनकम में से क्या क्या जो है डिडक्शन हम माइनस करने के बाद जो हमारी इनकम आएगी वो हमारी टैक्सेबल इनकम कहलाएगी। हमने ये देखा कि एक व्यक्ति क्या होता है, इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, HUF क्या है, कंपनीज जो हैं, पर्सन में क्या क्या इंक्लूड होता है, व्यक्ति में क्या क्या चीज़ों को रखा जाता है,
छूट प्राप्त आय क्या होती है, किन किन आयों पे हमें छूट मिली है, ये हमने देखा है। उसके बाद हमने ये देखा है कि जैसे स्कॉलरशिप्स हैं हमारी और हमें कोई पुरस्कार मिले हैं तो उन सब की आय पे हमें छूट मिलती है, उस पर हमें कर नहीं देना है। इसके बाद मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो ये हमारा एक्ट है, ये फाइनेंशियल जो एक्ट है उसके तहत आता है, तो इसमें समय समय पे हमारी अर्थव्यवस्था के अनुसार अपडेट्स होते रहते हैं। इसमें समय समय पे हमारी अर्थव्यवस्था के अनुसार जो है परिवर्तन होते रहते हैं। CBDT जो है वो अपने रिकमेंडेशन देती रहती है कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज करनी है, क्या क्या चीज़ें नई जोड़नी है, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होती रहती हैं। अब हम देखते हैं कि अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला है विच टाइप ऑफ इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10(1), यानी कि किस तरीके की आय जो है वो अनुच्छेद 10(1) में छूट मिली हुई है। कैजुअल इनकम यानी कि आकस्मिक आय, एग्रीकल्चर इनकम यानी कि कृषि आय, कैपिटल गेंस यानी कि जो हमारी पूंजी है उससे जो हमें लाभ हुआ है वो, और बिजनेस इनकम यानी कि व्यवसाय से जो आय है वो। तो इसका सही जवाब है एग्रीकल्चर इनकम यानी कि कृषि आय। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये इसलिए एग्जेम्प्टेड है क्योंकि कृषि आय जो है वो राज्य का विषय है। उसके बाद ये क्वेश्चन है हमारा कि जो आकस्मिक आय होती है या जो हमारी कैजुअल इनकम होती है, अगर लॉटरी आपने जीती है तो उस आय पे कितना टैक्स लगेगा, 10%, 20%, 30% या 40%। तो इसका सही जवाब है 30%। ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि सकल कुल आय क्या होगी हमारी, टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन 5A, यानी कि हमारी कुल आय जो कटौती के पहले हैं। इनकम आफ्टर और एग्जम्पशन मतलब जितने भी हमारी छूटें हैं उनके बाद जो हमारी आय वो टैक्सेबल इनकम आफ्टर डिडक्शन, यानी कि हमारी कर योग्य जो आय है सारे छूटों डिडक्शन कटौतियों के बाद, या एग्जेम्प्टेड इनकम। तो इसका सही जवाब है कि हमारी जो कुल आय है बिफोर डिडक्शन, यानी कि हमने कुछ जो भी हमारी कटौतियां हैं उनको हमने घटाया नहीं है, उसके पहले की जो हमारी आय होती है उससे हम ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। व्हाट डिटरमाइंस एन इंडिविजुअल टैक्स लायबिलिटी, यानी कि हम कैसे पता करेंगे कि जो एक इंडिविजुअल है या जो एक व्यक्ति है उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो पहली चीज़ है रेसिडेंशियल स्टेटस, यानी कि वो कहाँ रहता है, उसके ऊपर टाइप ऑफ इनकम मतलब किस तरीके की आय है, एप्लीकेबल टैक्स स्लैब रेट्स मतलब कि जो हमारे टैक्स रेट चल रहे हैं वो कितने एप्लीकेबल हो रहे हैं, या सभी। तो इसका जवाब है कि सभी चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि जो व्यक्ति है उस पर आपका टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमें आयकर से संबंधित और चीज़ें पढ़नी है तो हम कहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स दी हुई हैं, जैसे कि ई-शिक्षा हुआ, ICSI जो पोर्टल हुआ, यहाँ पे हम जाके आयकर अधिनियम के तहत और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। आपको अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप इन वेबसाइट्स पे जा सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।